नमस्कार। तो भाई कैसे हैं आप लोग। तो भाई आज हम सर्कल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और ये सारे क्वेश्चन काफी अच्छे हैं। मैंने जितने भी कॉन्सेप्ट हो सारे क्लियर करने की कोशिश करी है। जैसे ही आप इन क्वेश्चंस का बेसिक पढ़ोगे, अच्छे से समझने की कोशिश करोगे, तो आप आराम से इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो। क्वेश्चन काफी अच्छे हैं, लेकिन अगर आप इसमें कॉन्सेप्ट अच्छे से समझोगे तो बहुत ईजी तरीके से आप इनको सोल्व कर सकते हो। तो भाई चलिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन। तो देखना भाई, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि एबीसीडी इज स्क्वायर ईडी एई इक्वल टू ईडी, यानी ये एबीसीडी स्क्वायर है जो सर्कल के अंदर बना हुआ है। रेडियस ऑफ सर्कल इज 2√2, देन फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ई। ये जो है ना, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है ईजीपी। जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब क्या हुआ कि इसकी साइडें जो है ना वो इक्वल है, मतलब इसकी तीनों साइडें इक्वल है। और जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको ये भी बोल रखा है कि एई और ईडी भी इक्वल है, तो आपको एक बात समझ आए कि अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए भी, कॉन्ग्रुएंट हो गए। इधर और इधर वाला दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बना और स्क्वायर में बना हुआ है तो। देखना, अब ध्यान से समझने की कोशिश करना। आप मुझे बताओ, ये स्क्वायर है तो इसके डायगोनल वो एंगल को इक्वल पार्ट में बांटते हैं, यानी 45 में बांटेंगे, तो ये भी कितने होंगे, 45 होंगे। सही बोलने लग रहा हूँ। अब ध्यान से समझना, ये इक्विलेटर ट्रायंगल है तो ये एंगल कितना होगा भाई, 60 डिग्री। तो ये एंगल भी बचे हुए कितने होंगे भाई, 60 होंगे कि नहीं होंगे, बताना जरा। ये तीनों एंगल भी 60 होंगे। अब ध्यान से समझना आप, ये तीनों एंगल जैसे 60 हुए ना, तो ये एंगल कितना बन गया भाई, 60। अब ये स्क्वायर इसने साफ साफ लिखा, तो बताओ इसके डायगोनल 90 डिग्री पे भी कट करते हैं, बिल्कुल भी 90 डिग्री पे कट करते हैं। तो ये 90 डिग्री पे इसने डायगोनल कट किए, और ये दोनों एंगल इक्वल होंगे भाई, क्यों, क्योंकि ये इक्विलेटर ट्रायंगल है तो ये इक्वल हो जाएंगे। तो कितने बने भाई, ये दोनों साइडें भी क्या हो गई, इक्वल हो गई। कोई दिक्कत है। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना है, दोनों साइड इक्वल हो गई तो ये एंगल कितने हो गए, 45 हो गए इधर वाले। तो जैसे ही ये एक 45 वाला ट्रायंगल बनता है, तो आपको पता है कि इनकी साइड का रेशियो क्या होगा। मान लीजिए मैं ये 1 मान लेता हूँ, ये 1 मान लेता हूँ, तो ये कितनी बनेगी भाई, ये √2 बनेगी। तो मुझे बताना ये भी कितनी बनेगी, तो √2 बनेगी। बोलो बात समझ आई कि नहीं आई। अगर मैंने इसको 1 माना, इसको 1 माना, तो ये कितनी बनी, √2 बनी। आपसे पूछा था कि इसका एरिया बताना। अब ध्यान से देखो, आपके पास एक ये ट्रायंगल है EGD, ये EGD ट्रायंगल है। तो EGD ट्रायंगल में साइन फॉर्मूला लगाता हूं, मैंने बता रखा है साइन फॉर्मूला क्या होता है। तो यहां से इस 45 के सामने साइड कितनी मानी भाई मैंने, √2 अपॉन क्या हो गया, साइन 45 इक्वल टू इस 60 के सामने क्या आ गई भाई, GD अपॉन क्या आ गया भाई, साइन 60। तो अब मुझे बताना साइन 45 कितना होता है, 1/√2। तो √2 ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, √2 इंटू √2 2 बन गया, और अपॉन में 1 आ गया, GD। ठीक है, साइन 60 कितना होता है, √3/2। तो 2 तो ऊपर चला जाएगा और अपॉन में कितना आ जाएगा, √3। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी GD की वैल्यू कितनी आ गई भाई आपके पास, √3। इसका मतलब जो GD बनाना वो बन गया √3। आप मुझे एक बात बताओ, ये इसने साफ साफ लेकर रखा था सबसे पहले कि ABCD स्क्वायर है। तो स्क्वायर है तो हमें पता है कि ये जो BD है ना, ये डायगोनल है इसका, इससे स्क्वायर का डायगोनल है। और ये डायगोनल नहीं है, इससे सर्कल का डायमीटर भी है। कैसे, क्योंकि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री बन रहा है, और सर्कल में 90 डिग्री एंगल डायमीटर बनाता है। ठीक है, तो ये कितना हो गया, अभी ये 90 डिग्री हो गया, डायमीटर हो गया। तो डायमीटर हो गया तो O से लेकर D तक ये क्या हो गई, इसकी रेडियस हो गई। और वो रेडियस हमारे पास कितने आई है, 1 + √3। लेकिन इसने क्वेश्चन में कितना दे रखा है, वो 1 + √3 नहीं है, वो कितनी है, 2√2 है। तो 1 + √3 की वैल्यू कितनी दे रखी है इसने, 2√2। तो बताओ 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो आप क्या करेंगे, 2√2 डिवाइड बाय क्या हो गया, 1 + √3। तो अब मुझे एक बात बताना, आपसे ये पूछोगे इस ये जो इक्विलेटर ट्रायंगल है इसकी साइड कितनी आई आपके पास, √2। तो 1 के इक्वल टू इतना आ गया, तो √2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो। यानी इस जो आपके पास से यहाँ पे इक्विलेटर ट्रायंगल है उसकी साइड कितनी है, √2। तो इसको √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, 4/√3 + 1 इसकी साइड हो गई। अब आपको पता भी इक्विलेटर ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, और आपके पास साइड दे रखी है उसका स्क्वायर कर देना, आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन था, बस आपको बात समझनी थी। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बड़ा इजी सा क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दे रखा है कि PR पैरेलल है OB के, यानी ये जो PR है ना, ये O यहाँ पे सेंटर था भाई इसका। ठीक है, O इसका सेंटर था, ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, ये क्वेश्चन में कह रखा है। ठीक है, चलिए इसको मैं O लिख देता हूँ सेंटर यहाँ पे, कि ये सेंटर है O। अब क्या बोल रहा है, RQ = 2, यानी R और Q को अगर मैं मिला दूं तो वो लेंथ आ रही है इसके पास 2। R और Q की जो लेंथ आएगी वो आएगी 2। और फिर क्या कह रहा है कि इसकी रेडियस भी, रेडियस ऑफ सर्कल इज 2 सेंटीमीटर, मतलब ये भी 2 है। तो आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। देखो कैसे, इसने क्या बोला भाई, इसकी ये लेंथ है ना RQ, ये 2 है, और रेडियस भी कितनी देर की है, 2। तो आपको एक बात पता चला भाई, ये जो ORQ ट्रायंगल है ना, इस ORQ ट्रायंगल की तीनों साइड 2 है, मतलब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यानी ये एंगल कितना बनेगा भाई, 60 डिग्री। आपसे पूछा था मुझे एंगल AOB बताओ।
ध्यान से देखना, ये सेंटर टेंजेंट पे 90 डिग्री का एंगल बनाती है, यहां भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। दोनों लाइन पैरेलल है कि नहीं है भैया, तो आप कहेंगे बिल्कुल पैरेलल है। तो पैरेलल है तो इधर 90 बना, तो ये भी कितना 90 और ये भी कितना 90। आपसे ये एंगल पूछा था तो बताना जरा कितना हो जाएगा। तो आप कहेंगे 90 90 एक पॉइंट के चारों ओर 360 एंगल बनता है, तो 180 तो ये हो गया और 60 ये हो गया, तो कितना निकाल दो 180 में से 60 तो कितना बन जाएगा भाई 120 डिग्री आपका क्या आ गया, AOB की वैल्यू आ गई। बड़ा आसानी से आप सोल्व कर पाए इसको, बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है, अब एक ये इजी सा क्वेश्चन देखना, क्या बोल रहा है कि सी सेंटर रेडियस ऑफ सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, मतलब ये रेडियस है। CDEF इज रेक्टेंगल, फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ सेमी सर्कल, नहीं ये एरिया दे रखा रेक्टेंगल, CF इज रेक्टेंगल एंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सेमी सर्कल टू द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 2 पाई रेशियो 3, फाइंड द लेंथ ऑफ GB। तो GB की लेंथ बताओ। देखना भाई, ये इसकी रेडियस है तो CD कितना होगा भी 4 होगा, ये 90 डिग्री है। अब आपको पता चलना चाहिए कि जो DE है ना, ये टेंजेंट है इस सर्कल की। कैसे पता चला, क्योंकि इस पे जो सेंटर से है ना ये 90 डिग्री, हो सकता है कहीं पे काम आ जाए, तो ये 90 डिग्री है। अब ये क्या बोल रहा है कि सर्कल की रेडियस जो है ना वो तो 4 सेंटीमीटर, तो इनका एरिया का रेशियो भी दे रखा है कि सेमी सर्कल, और तो सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है पाई R स्क्वायर, R कितना दे रखा है 4, तो 4 इंटू 4 और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 2, क्योंकि सेमी सर्कल है, हाफ सर्कल है, सर्कल होता है पाई R स्क्वायर, उसका हाफ कर दिया। और अपॉन में कह रहा है कि रेक्टेंगल का एरिया, रेक्टेंगल की साइड ये तो 4 है और एक DE ले लेता हूं मैं, तो कितना आएगा, ये रेक्टेंगल का एरिया आएगा इंटू, ये अपॉन में आएगा तो 2 नीचे आ जाएगा, इंटू रेक्टेंगल का एरिया होता है A इंटू B, दोनों साइड का मल्टीप्लाई। ये DC दिया हुआ है 4, तो DE हमारे पास नहीं है, तो कितना आएगा 4 इंटू DE बराबर, इसका रेशियो कितना आ गया भाई, ऊपर सर्कल दे रखा था 2 पाई और ये दिया हुआ 3, पाई से पाई चला गया, 4 से 4 चला गया, 2 से कितने टाइम्स भाई 2 टाइम्स, और 2 से 2 चला गया। यानी आपके पास लेंथ जो DE की निकल कर आ गई वो कितने आ गई भाई 3, बोलो आई कि नहीं आई। और आपको मैंने एक बात बताई थी कि आप एक चीज का ध्यान रख लेना कि जो 3 4 5 ट्रायंगल होता है ना, 3 4, ये देखो 3 और 4 बन गया, तो जाहिर सी बात है CE कितना आएगा 5 आएगा, ये 90 डिग्री है। तो भाई जो 3 4 5 होता है मैंने आपको बता रखा है, जैसे कि ये याद ही रख लेना, बहुत काम आने वाला ट्रायंगल है कि जब भी आपके पास 3 4 5 आता है तो आपको इतना पता होना चाहिए कि इस 3 वाले के सामने एंगल 37 है और ये कितना है 53 एंगल है, 37 53, इसको आप पॉइंट याद रख लेना। अगर नहीं भी याद है तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके बहुत जगह पे काम आएगा। ठीक है, तो देखो 3 4 5, तो 3 के सामने एंगल कितना आएगा भाई, ये आएगा 37। ठीक है, और ये कितना बनेगा जरा बताना, ये बनेगा 53, 37 53 3 4 5 होता है। तो भाई ये रेक्टेंगल था, तो बताओ ऐसे जेड आकृति में बन रहे हैं या एंगल नहीं बन रहे, क्योंकि पैरेलल है, रेक्टेंगल है। तो इधर वाला एंगल 57 आया था, 53 आया था, तो ये भी कितना आएगा भाई 53 आएगा। सही बोलने लग रहा हूँ। चलिए, मैंने क्या किया, मैंने इस लाइन को मिला दिया, यहां से एक परपेंडिकुलर डाल दिया इस पे, इसको पॉइंट को कोई भी नाम दे देता हूं मैं, EFGH दे देता हूं इसको नाम। ठीक है, H, ये 90 डिग्री में इस पे डाल देता हूं। ये एंगल 53 है, ये 90 है, तो बोलना ये कितना हो जाएगा 37। ठीक है, अब इसका भी तो रेशियो वही होगा भाई 3 4 5, लेकिन आपको खैर रखा है कि जो GC है ना वो इस सर्कल की रेडियस है, तो ये तो 4 आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, लेकिन हमारे पास अभी जो निकल कर आई वो वैल्यू क्या आई, आपके पास ये ट्रायंगल आ गया अभी। ठीक है, मैं इसको बाहर निकाल लेता हूँ, ये ट्रायंगल आ गया, ये आ गया 53 और ये आ गया 37। ठीक है, ये आ गया CH और G। अब मुझे एक बात बताओ, ये 37 है तो इसका कितना बनेगा रेशियो 3, और ये आएगा 4 और ये आएगा 5, मतलब CG 5 है, लेकिन 5 नहीं है एक्चुअल में, कितना दे रखा आप लोगों को 5 नहीं। देखो आपके पास CG 5 नहीं, रियल वैल्यू तो इसकी 4 है, हमारी 5 आई है, तो मैं क्या करूंगा कि 5 के इक्वल टू मैंने वैल्यू रख दिया कितना 4, तो बताना 1 इक्वल टू कितना आएगा 5/4। तो मैं आपसे पूछूंगी बताओ CH की लेंथ कितनी आएगी, तो आप क्या बोलेंगे CH 3, तो मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा 5 से, इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, इसको 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 15/4। और अगर GH की बात करूं तो GH कितना आएगा भाई, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 20 बाई कितना आ जाएगा भाई 4, इसको 4 से 1 सेकंड कितना आया है 5 से डिवाइड हुआ ना, सॉरी ये गलती से हो गया भाई, ध्यान रखिएगा इसका, थोड़ा सा मैंने गलती कर दिया इसमें। ये अगर इसको सोल्व करेंगे ना तो ये ऐसे लेंगे भाई, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस पॉइंट का। ये यहाँ से 1 के इक्वल टू 4/5 आएगा भाई, ठीक है ना, 4/5 आएगा। तो इस 3 के इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई CH, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा 12/5। और अगर GH की बात करूं तो किससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको 4 से करेंगे इस वाले को तो कितना आ जाएगा भाई 16/5 आ गया।
अब मुझे एक बात बताओ, आपसे पूछा था कि आप मुझे जीबी की लेंथ बताना, मैं भाई जीबी को मिला देता हूँ। ठीक है, जीबी को मैंने मिला दिया। जैसे ही मैंने इसको मिलाया ना, तो आपको एक बात समझ आई कि ये एंगल 90 डिग्री है और ये साइड आपके पास आ गई 16/5। ठीक है, 16/5 आ गई। आप मुझे बताना एच बी कितना होगा। आपको सीबी तो पता है, सीबी तो रेडियस है, और सीबी रेडियस है वो कितना दे रखा है भाई आप लोगों के सामने, साफ साफ लिखा हुआ है कि वो 4 है। तो बताना एच बी यहां से यहां तक की लेंथ क्या होगी, तो आप उसमें से 12/5 घटा दो। तो 4 में से 12/5 घटाएंगे तो बचेगा कितना भाई, 8/5। अब ध्यान से समझना, क्वेश्चन आपका सोल्व हो चुका है। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, मैं कोशिश करता हूं इसको इजीली बताने की। राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एच है, ये बी है और ये जी है। ये यहाँ वाली रेडियस लेंथ आई है आपके पास 16/5। ठीक है, और ये कितनी आई है, 8/5। आप या तो ऐसे कर सकते हो इन दोनों का स्क्वायर और उसका अंडररूट कर दो, या फिर देखना एक छोटा सा मैं आपको आइडिया देता हूँ। इसका अगर मैं रेशियो ले तो कट के रेशियो कितना आ जा रहा है, ये 1 आएगा और ये कितना आएगा भाई, बताना जरा, ये 2 आ जाएगा। तो बताओ ये 1 2 तो ये कितना आएगा, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का तो ये √5 आएगा। यानी आपने 1 और 2 इतना रखा, तो इसको मल्टीप्लाई किससे किया गया था, 8/5 से। तो वापस इसको भी किससे कर दो, 8/5 से मल्टीप्लाई कर दो। ये आपकी क्या आ जाएगी, जीबी की लेंथ। खत्म हो गया क्वेश्चन। ठीक है, अगर आपको 3 4 5 वाली बात याद है तो, अदरवाइज आप इसमें सिमिलरिटी लगा लेना, उससे भी आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरिटी लगाओ तो भी क्वेश्चन आराम से आ जाएगा। लेकिन 3 4 5 याद रखते हो तो और भी अच्छी बात है। ठीक है, क्योंकि ये और भी बहुत जगहों पे यूज होगा और बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस क्वेश्चन को देखना भाई, सर्कल ऑफ रेडियस 5 मीटर है, कोड आर एस एट द डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर फ्रॉम सेंटर। यानी एक आपके पास सर्कल दिया हुआ है ऐसे। ठीक है, इसके पास एक कोड है आर एस, जो कि सेंटर से कितना दूर है भाई, जो कि सेंटर से 3 मीटर की दूरी पर है। मतलब मान लीजिए मैंने ये सेंटर माना यहाँ से, तो इससे ये जो लेंथ है ना, ये इसकी डिस्टेंस मतलब इससे परपेंडिकुलर, डिस्टेंस का मतलब भी परपेंडिकुलर होता है। तो ये 3 मीटर है। ठीक है, मान लीजिए इसका सेंटर ओ ले लेता हूं मैं, कुछ भी ओ इसने दिया तो नहीं है ना, 3 मीटर। कोड पी क्यू, ये आर एस कोड है। ठीक है, ये आर एस कोड है। और बाद में क्या कह रहे हैं, कोड पी क्यू इंटरसेक्ट कोड आर एस एट टी। तो आर एस को टी पर करती है तो कितना होगा भाई, आर टी। टी एस इक्वल टू 1/3 ऑफ आर टी। यानी टी एस और आर टी को मैं डिवाइड करता हूँ तो रेशियो कितना आता है, 1/3। यानी टी एस तो 1 है और आर टी जो है वो इतना दे रखा है इसने। तो मैं यहाँ से कहीं से इस कोड को लेता हूँ भाई, कि मान लीजिए ये कोड है पी क्यू, इसने नाम इसको दे रखा था, पी क्यू कोड है, और ये पॉइंट है टी। तो कह रहा है कि अगर टी एस 1 है तो आर टी कितना, 3 है। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना आप क्वेश्चन को भाई। अगर मैं इस लेंथ को मिला दूं तो आर ओ क्या होगी, इसकी रेडियस होगी जो आपको ऑलरेडी दिया हुआ कितना, 5 है। और बताना ये कितना आएगा भाई, ये 3 इसने दे रखा है कि ये जो लेंथ है, ये डिस्टेंस आपकी इससे वो 3 दे रखी है। तो ये कितना हो गया, 4। और आपको पता है कि अगर ये लेंथ यहां से यहां तक 4 है ना, तो किसी भी कोड पर अगर आप सेंटर से परपेंडिकुलर डाल दो तो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। यानी कि हुआ क्या कि ये 4 है तो इधर वाली भी कितनी होगी, 4 ही होगी। सही बोल रहा हूं, तो 4 और 4 टोटल आर एस कितनी आ गई, 8 आ गई। टोटल आर एस आपके पास में 8 होगी। तो मुझे एक बात और बता दो आप, कि टोटल आर एस की वैल्यू आप लोगों ने कितने निकाल ली, वो 8 आप लोगों ने निकाल ली। लेकिन इसने कह रहा है कि टी पॉइंट है ना, वो इसको 1/3 की रेशियो में कट करता है। यानी अगर आर टी 3 है तो ये 1 है, लेकिन टोटल कितना हो गया आर टी और टी एस, कितना हो गया, 4। लेकिन 4 नहीं, इसने 8 दिया हुआ था, तो डबल कर दो सभी को। तो इसका कहने का मतलब हुआ कि अगर ये वाली 2 है ना, ये वाली 2 है, तो ये पूरी कितनी होगी भाई, यहां से यहां तक ये वाली 6 हो जाएगी। तो ये कितनी हो गई भाई, 6 हो गई। कोई दिक्कत है किसी को, ये 6 हो गई, 2 हो गई, इसी रेशियो में 3:1 में। आपसे पूछा क्या है, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ पी क्यू। पी क्यू का मिनिमम वैल्यू बताओ। क्वेश्चन समझने की कोशिश करना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि जब भी किसी सर्कल में दो कोड इस तरीके से कट करती है, तो आपको पता है, ये वाली बात तो आपको जरूर पता होगी, कि जब भी किसी सर्कल में दो कोड एक दूसरे को कट करती हैं, तो हमें पता है भाई यहाँ से आर टी इंटू टी एस इक्वल होगा पी टी इंटू टी क्यू के। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा आर टी जो कितना है भाई 6 इंटू टी एस कितना है 2, वो इक्वल होगा किसके, पी टी इंटू टी क्यू के। बोलो जरा ये बात समझ आई कि नहीं आई। यानी पी टी इंटू टी क्यू की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, 12 आ गई। अब एक पॉइंट जो मैं आपको मैक्सिमम मिनिमम का बता रहा हूं, आपसे कहा कि मिनिमम वैल्यू ऑफ पी क्यू कितना है। भाई आपसे एक पॉइंट पूछता हूं मैं, ये आप याद रख लेना, जब मैं अलजेब्रा में बताऊंगा तो सारी बातें बता दूंगा, कि भाई ए एम होता है ना, ए एम वो हमेशा बड़ा या बराबर होता है जी एम से। ए एम मतलब अर्थमेटिकल मीन। अर्थमेटिकल मीन जैसे मान लीजिए मैंने 2 नंबर लिख लिए ए बी, ठीक है,
और यहाँ पे मैंने लिख लिया 3 नंबर लिख लिए ए बी और सी। इस तरीके से मैंने एक जगह 2 नंबर लिख लिए, एक जगह 3 लिख लिया। और मैंने आपसे पूछा कि इसका ए एम है ना वो कितना होगा, तो ए एम होता है दोनों का सम, यानी ए प्लस बी डिवाइड बाई कितने नंबर है 2, तो 2 से डिवाइड कर दिया, यानी एक तरह से एवरेज जिसको बोलते हैं। तो ये होगा इनका ए एम। अर्थमेटिकल मीन समांतर मादे, ठीक है, जियोमेट्रिकल मीन गुणोत्तर मादे। ये हमेशा बड़ा होगा, इसका जियोमेट्रिकल मीन होता है वो होता है 2 नंबर है ना तो दोनों का मल्टीप्लाई कर दो ए बी, और 2 नंबर है तो इसका √2 कर दो, तो ये क्या होगा, इससे हमेशा बड़ा होगा। बड़ा या बराबर होगा, बराबर भी हो सकता है जब ये दोनों नंबर बराबर हो जाएं, ये बराबर भी हो सकता है जब दोनों नंबर बराबर हो जाएं, ध्यान रखना। 3 नंबर होंगे तो क्या होगा भाई, ए एम होगा ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2, ये बड़ा या बराबर होगा, कितने नंबर है 3 है, ए बी और सी 3 है तो इसको क्या कर दो, क्यूब रूट कर दो, ये होता है इसका जीएम। और एएम हमेशा जीएम से बड़ा होता है। इसमें मैं पूरी क्लास लूंगा, कम से कम 2-3 क्लासेस एक ही कॉन्सेप्ट पे चलेगी, तब जाके पूरा क्लियर होगा। अब फिलहाल आप इतना ही ध्यान रखो, मैंने एएम जीएम पढ़ाया है पहले प्रोग्रेशन में, ठीक है। तो एएम हमेशा जीएम से बड़ा होता है जब भी आप 2 नंबर लेते हैं। तो अब समझने की कोशिश करना, बड़ा या बराबर होता है। भाई मैं आपसे ऐसे कहूं, मान लीजिए मेरे पास 2 नंबर है पीटी और टी क्यू, मेरे पास 2 नंबर है, तो इनका जो एएम होगा वो कितना होगा, तो आप क्या बोलेंगे, पीटी प्लस टी क्यू इनका एएम होगा, वो डिवाइड बाई 2। ये बड़ा या बराबर होगा किससे भाई, अंडरूट ऑफ 2 नंबर है तो अंडरूट आ जाएगा किससे, पीटी इंटू टी क्यू से, सॉरी पीटी इंटू टी क्यू से। बोलो जरा बड़ा या बराबर होगा कि नहीं होगा। अब आपको साफ साफ लिखा हुआ कि पीटी इंटू टी क्यू 12 लिखा हुआ, तो मैं यहाँ पे 12 लिख देता हूँ, अंडरूट 12, तो उसके अंडरूट है 2 उधर मल्टीप्लाई हो जाए, तो मुझे बताना पीटी और प्लस टी क्यू ये बड़ा या बराबर होगा किससे, 2√12 से, ठीक है। और आप चाहो तो इस 12 को ऐसे भी लिख सकते हो कि इस 12 को आप लिख सकते हो 4 बाहर ले लो तो कितना आ जाएगा 4√3, यानी पीटी प्लस टी क्यू को क्या लिख सकता हूं भाई मैं, पीटी और टी क्यू को पी क्यू लिख सकता हूं, यानी पी क्यू हमेशा ही बड़ा या बराबर होगा 4√3 से, यानी ये इससे कभी छोटा नहीं हो सकता पीक्यू, लेकिन बराबर हो सकता है। तो आपसे पूछा है कि आप मुझे पीक्यू का मिनिमम मान बताओ, तो कम से कम पीक्यू कितना हो सकता है, तो आप क्या बोलेंगे 4√3 हो सकता है, और ये क्या है इसका मिनिमा है। आई मेरी बात समझ, बड़ा इंपॉर्टेंट था। और अगर ये आपको समझ आया तो सेम टू सेम क्वेश्चन में आप लोगों को ये रखता हूं, इसको आप सोल्व करिएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा इजी भी है, बस बातें आपको समझनी है खुद को, ठीक है। समझ आएगी तो बहुत आसान है। क्या लिखा है कि ए बी इज डायमीटर ऑफ सर्कल, ए बी है वो डायमीटर ऑफ सर्कल का, सी इज सेंटर ऑफ द स्मॉलर सर्कल, इफ एरिया ऑफ ए बी सी इज 289, देन फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ सी डी। तो सी डी की मिनिमम लेंथ बताओ। भाई आपको मैंने एक बात बताई थी कि जब भी कोई 2 सर्कल टच करते हैं ना, इस तरीके से, ये देखो टच कर रहे हैं, तो इसके जिस पॉइंट पर टच करते हैं वो और जहां से इनके सेंटर सब एक लाइन में होते हैं, एक लाइन में होते हैं, कोलिनियर होते हैं, ठीक है। मैंने एक बताया सरेखी होते हैं। तो आप मुझे बताओ कि कहीं ना कहीं ये सी डी है ना, ये इस बड़े वाले सर्कल के सेंटर से गुजर रहा है, ठीक है, कहीं ना कहीं सेंटर से गुजर रहा है। और कहा कि ए बी डायमीटर है तो ए बी भी किससे गुजर रहा है भाई, ए बी भी सेंटर से ही गुजर रहा है, मतलब दोनों लाइन सेंटर से गुजर रही है। इसका मतलब क्या हो गया कि एक ही पॉइंट है जहां से दोनों गुजर रही है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये मान लीजिए पॉइंट ओ ले लो या कुछ भी ले लो, ये सेंटर है इस सर्कल का। और बड़े वाले की रेडियस को मैं मान लेता हूँ कैपिटल आर, ये भी आर होगा, ये भी आर होगा, ये भी आर होगा, और ये भी क्या होगा, आर होगा। और ये छोटे वाले की मैं मान लेता हूँ स्मॉल आर, ठीक है। आपसे कहा है कि एबीसी का एरिया, और यहाँ पे 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर ना 90 डिग्री है, तो मुझे बताना एबीसी ट्रायंगल का एरिया क्या होगा। अगर मैं बेस मान लेता हूँ कि एबी इसका बेस है, तो हाइट क्या होगी भाई, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो बताना जरा इसका एरिया क्या होगा। तो आप जैसे ही एरिया लिखोगे ना, तो आपके पास जो एरिया आएगा वो आएगा 1/2, ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2, बेस कितना है भाई 2r, और इंटू हाइट कितना है r प्लस r, ये इसका हाइट है, और एरिया कितना दे रखा है 289। बोलो भी समझ आए कि नहीं आई, यानी यहाँ से इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये r इंटू r प्लस r, ये वैल्यू बताना जरा कितनी आ गई, तो आपके पास आ गई 289। बोलो जरा ये बात समझ आई कि नहीं आई, सही बोलने लग रहा हूँ। अब आपसे मैं एक छोटा सा पॉइंट पूछता हूँ, जो मैंने अभी आपको बताया था कि मान लीजिए मेरे पास कोई 2 नंबर हैं, वो नंबर कौन कौन से हैं भाई, वो नंबर है मेरे पास, ये इतनी बात आपको सोचनी पड़ेगी। मान लीजिए 2 नंबर है, एक तो r है और एक r प्लस r है, तो इनका am हमेशा gm से बड़ा होगा, यानी am क्या बनेगा r प्लस r, ये इसका m बनेगा, डिवाइड बाय कितने नंबर है, तो आप ऐसे मत समझना कि r और r हो गए भाई, इसको मैंने सिंगल नंबर माना है, ठीक है, सिंगल नंबर माना है,
तो ये बड़ा बराबर होगा इसके जीएम से, यानी अंडर रूट ऑफ आर इंटू आर प्लस आर। ठीक है, बड़ा बराबर होगा। मुझे बताओ ये वैल्यू आपको कितनी दे रखी है यहाँ पे 289, और उसका अंडर रूट कितना बनेगा 17। ठीक है, यानी आर इंटू आर प्लस आर, आर प्लस आर ये, और ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो गया 2, यानी पूरी लेंथ जो निकल कर आई इसको अगर मैं जोड़ दूं, भाई जोड़ तो सकता हूं ना, 2r प्लस आर, ये बड़ा बराबर होगा किससे 34 से। और 2r प्लस आर कुछ नहीं है, आप ध्यान से देखोगे ना तो 2r और प्लस आर लेंथ किसकी है भाई, CD की, यानी ये r है और ये r हो गया, यानी CD की लेंथ कितनी है 2r प्लस आर। बोलो बात समझ आई कि नहीं आई, यानी ये किसकी आ गई भाई CD की लेंथ, मतलब CD बड़ा या बराबर होगा 34 से, यानी CD हमेशा ही 34 से बड़ा होगा, कभी छोटा नहीं हो सकता। बड़ा होगा, कितना बड़ा होगा हमें नहीं पता, लेकिन इतना श्योर है कि 34 से बड़ा होगा। तो आप मुझे बताना जब ये 34 से बड़ा होगा तो कम से कम कितना हो सकता है 34, क्योंकि बराबर भी हो सकता है। तो CD का जो मिनिमा आ गया ना वो कितना आ गया भाई, वो 34 आ गया। क्वेश्चन खत्म हो गया। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, दोनों क्वेश्चन अच्छे थे, बस आप चीजों को समझने की कोशिश करना। भाई क्वेश्चंस काफी अच्छे हैं, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। आजकल मैक्सिमा मिनिमा के जो क्वेश्चंस हैं वो अलजेब्रा में इतने आसानी से नहीं पूछे जाते, क्योंकि वो सभी को पता होते हैं। ठीक है, लेकिन कहीं मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इस तरीके से पूछा जाएगा जैसे मैंने बताया। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे मैं आपसे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और डिस्कस करता हूँ, उसके बाद इस क्वेश्चन पे आता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि 2 नंबर आप लोगों के पास में लिखे हुए हैं a प्लस बी इक्वल टू 12। ठीक है, तो मैं से कहूं कि बताओ एपी है ना वो मैक्सिमम कब हो सकता है, ये मैक्सिमम यानी ज्यादा से ज्यादा कब हो सकता है। तो आप कहेंगे भाई ए और बी की अलग अलग वैल्यू लेके देखेंगे, तो मैं एक तो 0 और 12 ले लेता हूं, तो ये तो कितना हो गया, गड़बड़ हो गया, 0 ही हो गया। ठीक है, चलिए मैं और लेके देखता हूं, मैं ले लेता हूं 5 और 7, यानी कितना हो गया 7 5 35 हो गया। ठीक है, चलिए ए को लेके देखता हूं, कुछ और ले लीजिए, 4 और 8 ले लीजिए, जो कितना हो गया 32। भाई ये तो मैक्सिमम नहीं हुआ, क्योंकि इससे तो ज्यादा यही है। अब एक लेता हूँ 6 और 6, जो कितना बना 36, यानी ए बी की जो मैक्सिमम वैल्यू आई वो कितनी आ गई 36। मतलब जब भी कभी आप कोई 2 नंबर अगर आपसे ए प्लस बी दिया हुआ है 12 और उनका मैक्सिमम चाहिए, तो तभी मैक्सिमम होता है जब वो नंबर दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसका रीजन मैं आपको अभी पहले ऊपर भी बता चुका हूँ कि मैक्सिमम कब होगा, लेकिन आपको अलजेब्रा में अच्छे से डिस्कस करा दूंगा मैं मैक्सिमम मिनिमम में। अभी इतना ध्यान रखो कि ए बी मैक्सिमम तभी होते हैं जब ये दोनों इक्वल होते हैं। जब भी किन्हीं 2 नंबर का मल्टीप्लाई आपको दिया हो और उसको मैक्सिमम करना, तो तभी होगा जब वो क्या होंगे भाई, इक्वल होंगे। इस क्वेश्चन में ये पॉइंट आएगा, आप समझने की कोशिश करना। क्या कहा कि कंसीडर ट्रायंगल एबीसी दैट हैज ए सर्कल ऑफ सेंट्रो। एक ट्रायंगल है जो एक सर्कल है, उसके चारों तरफ इस तरीके से बना हुआ है। ठीक है, एक सर्कल बना हुआ है एक ट्रायंगल के चारों तरफ, इसमें एक ट्रायंगल बना हुआ है और वो ट्रायंगल है एबीसी। मैं इसको लिख देता हूँ कि ट्रायंगल ये एबीसी है। ठीक है, ये मान लीजिए ए है, ये बी है और ये सी है, और इसका सेंटर है ओ। एबीसी जिसका सेंटर है ओ, एक सर्कल दिया हुआ है, इसका सेंटर ओ लिख रखा है इसने। रेडियस ऑफ 6 सेंटीमीटर सर्कमस्क्राइब इट एओबी इक्वल टू 120। एओबी ट्रायंगल एंगल है ना वो 120 दिया हुआ है। चलिए इसको भी ले लेते हैं, ये एओबी 120 एंगल। ठीक है, ये आप लोगों के सामने दिया हुआ 120 एंगल आ गया 120। चलिए इसकी ये रेडियस है वो 6 दे रखी है। अब आपको मैंने एक बात बताई थी, एक बार आपको ध्यान है तो, इस तरीके से मान लीजिए कोई आपके पास ट्रायंगल है जिसकी दोनों साइडें बराबर है और बीच वाला एंगल 120 है, तो आप इतना ध्यान रखना, 1 है तो ये कितना होगा √3 होगा। जिस तरह 90 होता है 1 होता है तो आप कहते हो ना √2 है, तो अगर 120 है तो ये √3 होता है। अगर फिर भी आपको नहीं पता, ये बात याद नहीं रखनी, तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे सोल्व करना होता है। ठीक है, अगर बात याद नहीं रखनी है तो कोई बात नहीं, अदरवाइज इस पे परपेंडिकुलर डाला करिए यहाँ से इस वर्टेक्स से, और फिर ऐसे करिए परपेंडिकुलर। जैसे आप लोगों ने डाला तो 90 120 है तो ये कितने हो जाएंगे 30। ठीक है, क्योंकि 60 बचा, ये 60 हो जाएगा, ये 1 है, ये 1 है, तो यहाँ से 90 के सामने 1 है तो 60 के सामने कितना हो जाएगा अभी, तो आप क्या बोलेंगे, ये √3/2 हो जाएगा। ये भी कितना हो जाएगा √3/2, जोड़ोगे तो आना कितना है √3 आना है। ठीक है, ये भी आप कर सकते हो, लेकिन आप अगर याद रखते हो, छोटी छोटी बातें हैं, ज्यादा कुछ याद मैंने बताया भी नहीं है याद रखने वाला, बहुत कम बातें हैं जो मैं याद रखने के लिए बताता हूँ, लेकिन वो वही बताता हूँ जो आपके काम आती है। चलिए, तो ये 120 है। जैसे ये 120 हुआ ना तो आपको पता चल गया 6 तो ये कितना होगा 6√3, या फिर परपेंडिकुलर डाल के यहाँ पे और वैसे सोल्व कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है मेरे, लेकिन आप अगर याद रखते हो तो अच्छी बात है, 6√3 हो गया। अब आप मुझे बताना इससे क्या पूछा है कि ये 120 डिग्री, व्हाट इज द मैक्सिमम एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तो ट्रायंगल एबीसी का मैक्सिमम एरिया कितना हो सकता है।
भाई एक बात बताना, ये 120 है, एक ट्रेंगल, एक यहाँ पे ये कोड है ए बी, सेंटर पे 120 डिग्री का एंगल बना रही है, तो बताना इस सरकमफेरेंस पे कितना बनाएगी, 60 डिग्री। आपके पास एक ऑप्शन है यहाँ पे कि इसका एरिया निकालने का, ट्रेंगल का एरिया एबीसी का निकालने का। क्या है भाई, ये बीच वाला एंगल 60 डिग्री दिया, जब भी कभी बीच का एंगल दिया होता है उसका एरिया होता है 1/2 इंटू उसकी आसपास की साइड है ए सी इंटू बी सी, और इंटू कितना होता है बीच का एंगल sin 60। सही बोल रहा हूँ, sin 60 का मान होता है √3/, तो यहाँ पे लिखूंगा तो इससे बन जाएगा √3 और 2 पहले से था 4 इंटू ए सी इंटू बी सी। ठीक है, अब आपका पूरा का पूरा एरिया जो है ना वो डिपेंड कर रहा है, पूरा का पूरा एरिया की इस ट्रेंगल का जो एरिया होगा ना वो किस पे डिपेंड कर रहा है, पूरा पूरा ये कह रहा है इसका आप मुझे एरिया बताओ, तो एरिया आपके पास आ गया √3/4 इंटू ए सी इंटू बी सी। अब ये सीधा सीधा डिपेंड कर रहा है कि एरिया कैसे निकालेंगे, मैक्सिमम चाहिए तो वो ए सी इंटू बी सी पर डिपेंड करता है, क्योंकि √3/4 तो √3/4 रहेगा भाई, AC इंटू BC पे डिपेंड करता है। तो मुझे बताना, मैंने अभी आपको बोला था कि दो नंबर का प्रोडक्ट मैक्सिमम कब हो सकता है, जब वो दोनों बराबर हो, यानी ये मैक्सिमम चाहिए ना, तो आपको जायज सी बात है दोनों बराबर करने ही पड़ेंगे। तो जैसे ही मैंने इन दोनों को बराबर किया ना, तो आपको पता है कि ये एंगल कितना दिया हुआ है 60 डिग्री, ध्यान से देखो ये एंगल कितना दिया हुआ है 60 डिग्री, इसका मतलब ये 60 है, यानी ये दोनों लेंथ बराबर है, तो ये एंगल भी दोनों कितने होंगे भाई 60 होंगे, यानी ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। तो इसकी साइड ये कितनी निकाली आपने 6√3, तो बताना ये भी कितनी होगी 6√3, ये भी कितनी होगी 6√3। सही है, मैक्सिमम एरिया के लिए। तो भाई दोनों की वैल्यू रख देना, आपका आंसर आ जाएगा, एरिया कितना बनेगा 4 इंटू ए सी कितना है भाई, ये 6√3 है, और ये भी कितना आ गया 6√3। अब जो भी आपका एरिया निकल कर आएगा वो आपका क्या हो जाएगा आंसर, और वो क्या है मैक्सिमम एरिया। ठीक है, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन था भाई, आप ऐसे क्वेश्चन से सोल्व करने की जरूर कोशिश करिएगा। क्वेश्चन ये प्रीवियस ईयर में पूछे हुए क्वेश्चन से सारे के सारे, ये कहीं ना कहीं कैट जेट या कहीं सीजीएल मेंस वगैरह में पूछे हुए क्वेश्चन है, तो आप इनको अच्छे से समझने की कोशिश करिए। ठीक है, तो भाई उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन से समझ आए होंगे। तो चलिए भाई हम मिलते हैं अगली क्लास में, और आप भाई आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां पे मैं पीडीएफ वगैरह या जो है आपकी क्वेश्चंस वगैरह भेजता रहता हूँ, और अगर आपका कोई डाउट वगैरह हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप है उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, वहां पे आप भेज सकते हैं। तो भाई चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए थैंक यू।